तो स्वागत है आप सभी का क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिवाइड किया था इनटू कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड देन सेल एंड बैटरी। तो इसके पिछले पार्ट में, पार्ट 1 में मैंने आपको कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी और सेल एंड बैटरी समझा दिया था। अब बिल्कुल ही डिटेल में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ने वाले। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए पहले पार्ट 1 देख के आइए, जहां पर मैंने इन दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में आपको बताया हुआ है। उसके बाद ये पार्ट 2 है, जहां पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि केमिकल एनर्जी वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसमें सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को करता है, यानी सेल इज द डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गैल्वेनिक सेल और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल होते हैं वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन हियर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक सेल के लिए एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। अब ऐसा इसमें बेसिकली क्या फंक्शन होता है कि जहां ऑक्सीडेशन होती है और जहां रिडक्शन होती है, उस बेसिस पे यहाँ प्लस एंड माइनस का साइन लगता है, जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो गैल्वेनिक सेल होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस यानी कि जो खुद से रिएक्शन कर सकता है, तो स्पॉन्टेनियस है, यानी इसका डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, जिसको कराने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है, इसके लिए क्या होता है, डेल्टा जी इसकी पॉजिटिव आती है। यहाँ गैल्वेनिक सेल में आपको कोई एक्सटर्नल बैटरी को यूज नहीं करना पड़ता है, बल्कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक एक्सटर्नल बैटरी का यूसेज होता है। तो गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है ZnCu, जो कपल सेल होता है ना, उसको बेसिकली डैनियल सेल बोलते हैं। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो इसमें कुछ नहीं है, गैल्वेनिक सेल का ही एक पार्ट है जिसमें Zn और कॉपर यानी जिंक और कॉपर के कपल सेल्स यूज किए जाते हैं। उसी गैल्वेनिक सेल को हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं। सेल कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोड बताना चाहती हूँ। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड वो चीज है जो कि अंडरगो करता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, यानी कोई चीज जो ऑक्सीडेशन कर रहा है या फिर रिडक्शन हो रही है उसके अंदर, वो होता है इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? कनेक्ट करता है सॉल्यूशन को, किससे? वोल्टमीटर से, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाता है। तो यहां देखिए, ये है बेसिकली, इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, और यही इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। एंड यही जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराता है। जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं, एक के होते हैं मेटल मेटल आयरन इलेक्ट्रोड, जो कि या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेटल मेटल आयन हाफ सेल, और दूसरे होते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड। जो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड होते हैं, ये क्या होते हैं, यहां पर जैसे Zn को आपने डाला ZnSO4 के सॉल्यूशन में, मतलब Zn एक जिंक है, जिंक को किस में डालेंगे आप, जिंक आयन प्रोड्यूस करने वाले हैं किसी सॉल्यूशन में आपने डाला, तो इससे क्या हो सकता है, दो केसेस बनते हैं, जहां Zn जो है वो टूट के क्या बनाएगा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। एंड हियर क्या होगा, केस 2 ये हो सकता है कि Zn2+ और 1 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएगा, Zn बना देगा। और गैस आयन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, हम यहां लेंगे गैस, ये गैस कौन सा है, H2 गैस है, और यहां पर लिया है हमने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, इसलिए लिया है क्योंकि ये इनर्ट होता है, तो ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं करता है, तो ये सिर्फ पहुंचाने का एक मीडियम का काम करता है। और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन लिया है किसका, H+ का, और इसी को हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी शी कहते हैं, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये बस मैंने आपको इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी है। वो इलेक्ट्रोड वो चीज है जो अंडरगो करती है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के। अब देखिए, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल का क्या है वो चीजें अब आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। देखिए, इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रोड्स, तो ये है पहला इलेक्ट्रोड, ये है दूसरा इलेक्ट्रोड। जो जिंक है, जिंक करेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जिंक जो है वो टूट के क्या बनाएगा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ये जब जिंक यहाँ टूट के ये चीजें बनाएगा, तो यहाँ क्या हो रही है, करंट की फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, फ्लो किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से जाके इधर मिलते हैं, ओके। एंड ये है दूसरा इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉपर, और कॉपर क्या करता है, रिड्यूस करता है। रिड्यूस कैसे करता है, Cu2+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, Cu बनाता है। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग एनोड और कैथोड डिसाइड करते हैं। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां एनोड होता है, जहां रिडक्शन हो रहा है वहां कैथोड होता है। और बीच में आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज किसके लिए काम आता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो रहा है, इधर से इधर हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरफ आ जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ट्रांसपोर्ट करा देता है। तो इस
इसको अभी अभी डिटेल में सब चीजें जानते हैं, ठीक है। तो एक बात यहां याद करने वाली ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। अगर उसमें से आप नेगेटिव हटा देंगे तो ये सारे नेगेटिव आपने हटा दिए तो क्या बचा, बस पॉजिटिव बचता है। तो सारे अगर नेगेटिव रिमूव हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और अगर सारे पॉजिटिव रिमूव हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये होता है। और एक है यूनिवर्सल ट्रिक, ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि यूट्यूब के जितने भी टीचर्स हैं वो सारे इसी ट्रिक का यूज करते हैं, दैट इज लोन। लोन में क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एन एंड ये क्या होगा, एनोड जो होगा नेगेटिव होगा, यानी एनोड साइड हमेशा नेगेटिव होगा। यानी देख लीजिए आप यहाँ भी एनोड साइड है नेगेटिव है, कैथोड साइड है पॉजिटिव है, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव। ये किसके लिए, सिर्फ गैल्वेनिक सेल के लिए ये लोन वाला ट्रिक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए उल्टा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, एनोड वो जगह है जहां ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड वो जगह है जहां रिडक्शन होगी। कैसे याद करेंगे, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगी तो ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रही है, और जहां ऑक्सीडेशन होती है वही एनोड होता है, जहां रिडक्शन होती है वही कैथोड होता है। इसको बिल्कुल रट लेना है। अब देखिए पूरा मैकेनिज्म कैसे चल रहा है। तो जो ये Zn है ना, ये टूटता है अपने आयंस में। तो ये क्या है, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। ये जो हमने सॉल्यूशन लिया है, ये सॉल्यूशन किसका है, ZnSO4 का है, और इसमें क्या डिप्ड है, Zn डिप्ड है। जबकि आप ये वाले इस साइड में देखेंगे तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो किसका है, CuSO4 का है। CuSO4 के अंदर है कॉपर का इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहाँ पर ZnSO4 जब टूट रहा है, कोई चीज टूट रही है यानी उसका मास डिक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पर आप देखिए चीजें यहाँ आके सेटल डाउन हो रही है। तो इससे क्या होता है, कॉपर का जो मास होता है वो बढ़ता है, क्योंकि मास का एक्यूमुलेशन होता है, जबकि Zn के पास मास जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो जो Zn ने आयंस प्रोड्यूस किए वो आयंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए कॉपर ये रिएक्शन करता है, रिडक्शन करता है, जहाँ Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बनाता है, Cu बनाता है। तो ये Cu जो ये CuSO4 था ना, ये टूटता है Cu2+ और SO4 2- के अंदर। तो ये Cu2+ वाला ये वाला रिडक्शन रिएक्शन करता है। उसके बाद ये आया हमारा सॉल्ट ब्रिज जो कि इलेक्ट्रॉन को इधर से इस तरफ ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आउट ऑफ सर्किट क्या होता है, एनोड टू कैथोड होता है, यानी सर्किट से बाहर। ये वाला जो सर्किट है इसमें क्या हो रहा है, एनोड टू कैथोड हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इन सर्किट क्या होता है, कैथोड टू एनोड होता है। यानी सर्किट के अंदर ये वाला जो है ये क्या हो रहा है, कैथोड टू एनोड हो रहा है। तो आउटसाइड सर्किट एनोड टू कैथोड, इन सर्किट कैथोड टू एनोड। किसका मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अब देखिए ये जो रिएक्शन है ये तो हमने जान लिया क्या मैकेनिज्म है। अब ये एक रिएक्शन आई, ये दूसरी रिएक्शन आई, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये है रिडक्शन रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन बनाएंगे। एंड दिस ओवरऑल रिएक्शन दोनों को जोड़ दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन्स कट रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, और ओवरऑल रिएक्शन क्या है, Zn प्लस में Cu2+ क्या बना रहा है, Zn2+ और Cu। तो ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन जो कि हमने पूरा अभी तक गैल्वेनिक सेल यानी डेनियल सेल क्या है, मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, डेनियल सेल वो सेल होता है जिसमें Zn और Cu के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए Zn का इलेक्ट्रोड है, Cu का इलेक्ट्रोड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है गैल्वेनिक सेल, जिसमें ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेनियल सेल भी बोल सकते हैं। अब जानते हैं थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। यहाँ सॉल्ट ब्रिज 99% टाइम्स में यूज होता है। अब आप जानेंगे कहां पर 1% यूज नहीं होता है। 99% हर जगह आप देखेंगे एक सॉल्ट ब्रिज होता है। ये ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू स्ट्रक्चर। आप यहाँ देख लीजिए यू कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है। ये क्या है, इन्वर्टेड यू है, उल्टा यू का स्ट्रक्चर होता है सॉल्ट ब्रिज का। ये सॉल्ट ब्रिज किससे हम लोग बनाते हैं, NH4Cl, KNO3, KCl, अगर जेल, ये सारे क्या होते हैं, इन चीजों से बनता है सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या होता है ना, हम लोग वो चीजें लेते हैं जिनका एनायन और कैटायन बनने का स्पीड जो होता है ना वो सेम होता है, तो इससे बनता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, मतलब जहां पर आपको पॉजिटिव दिख रहा है वो उस तरफ ले जाएगा और नेगेटिव वाले को इस तरफ ले जाएगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए नेगेटिव वाले को इस तरफ ले जा रहा है और ये वाले यहाँ पर जितने पॉजिटिव है उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, न्यूट्रलाइजेशन का काम है। और यहाँ से नेगेटिव ले जा रहा है तो जो नेगेटिव यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है अब यहाँ एक्यूमुलेट ना होकर यहाँ से इधर चला गया, और यहाँ जो पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो रहा है ये नेगेटिव आके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन का काम होता है। और साथ में एक और फंक्शन होता है, वो सर्किट को कंप्लीट करता है, क्लोज लूप बनाता है। आप देखिए अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो ये क्या होता, आपने देखा होगा क्लोज लूप का क्या मतलब, वो एक जगह से शुरू हुई और घूम के फिर से उसी जगह पे आ गई। अब आप देखिए अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो यहां से शुरू होती, यहां से जाती और यहां पर एंड हो जाती। अब ये क्लोज लूप तो है नहीं, यहां से शुरू हुई और यहां एंड हुई। क्लोज लूप में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होगा, तो इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। जहां देखिए यहां से रिएक्शन शुरू हुई, इस तरीके से इधर गई और फिर ये सॉल्ट ब्रिज जिसको मिला के इससे मिला दिया, यानी जहां से शुरू हुई वहां से एंड भी हुई। तो ये क्या बना रहा है, क्लोज्ड लूप बना रहा
है। अब यहाँ 99% मैंने यूज क्यों बताया था, जैसे गैल्वेनिक सेल जो होते हैं ना कुछ, वो बिना सॉल्ट ब्रिज के भी फंक्शन कर लेते हैं। कैसे? अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट्स इन बोथ इलेक्ट्रोड्स हो तो, यानी दोनों अगर इलेक्ट्रोड्स के पास सेम इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये सॉल्यूशन, अगर दोनों सॉल्यूशन सेम होते हैं ना तो बिना सॉल्ट ब्रिज के काम चल जाता है। सेल का रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान होता है, जहां पर एक तरफ हम लिखते हैं एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, दूसरी तरफ लिखते हैं कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, और बीच में लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसको आप अगर डायग्राम भी आता होगा तो इस तरफ होता है एनोड, इस तरफ होता है कैथोड, बीच में है सॉल्ट ब्रिज। तो इसी तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर फिजिकल स्टेट जो है वो आपको मेंशन करना होता है ब्रैकेट के अंदर, अगर फिजिकल स्टेट सेम होता है तो आप प्लस या कॉमा लगाते हैं, अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट होता है तो आप ऐसे एक डैश लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन जो है वो ये है और कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन ये है। तो इनके यहाँ देखिए Zn जो है वो Zn2+ बन रहा है, यानी कि क्या हम लगाएंगे यहाँ पर फिजिकल स्टेट का डिफरेंस है, यहाँ पर ये सॉलिड है ये एक्वस है, तो बीच में एक लाइन लगाएंगे और यहाँ बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, फिर कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, जहाँ पर Cu2 जो है वो एक्वस वाला वो किस में बन रहा है, Cu में बन रहा है। तो अगर आप अब कहेंगे कि आपको कैसे पता चला कि ये सॉलिड है और ये एक्वस है, तो सॉलिड में अगर कोई चार्ज नहीं होता है तब वो सॉलिड कहलाता है, और अगर कोई चार्ज है जैसे +2 +3 माइनस इस तरीके से चार्ज, तो उसको हम लोग एक्वस कहते हैं। तो यहाँ देखिए 2+ यहाँ चार्ज है तो ये एक्वस कहलाता है, Zn इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये सॉलिड है। तो इसको अगर ये एक सॉलिड है ये एक एक्वस है, दोनों का फिजिकल स्टेट जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, ऐसा लगाएंगे और बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाया। यहाँ पर जैसे देखिए Fe+2 जो है वो Fe+3 में हो रहा है, तो यहाँ पर हाफ सेल रिएक्शन है, यहाँ पर कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन नहीं है जहाँ पर एनोड और कैथोड गिवन हो, ये क्या है, हाफ सेल रिएक्शन ही गिवन है। अगर जैसे यहाँ देखिए Fe है और फिर Ag है, Ag+1 है, वो यहाँ पर Fe ऑक्सीडाइज और Fe+2 के अंदर और Ag+1 रिड्यूस हो रहा है Ag के अंदर, तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखेंगे कि Fe Ag और फिर सॉल्ट ब्रिज लगा के Fe और Ag, इस तरीके से ये गलत है, क्योंकि हमें पहले बैलेंस करना होता है, चीजें बैलेंस करके ही फिर करनी पड़ती है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। देखिए एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन में Fe जो है Fe+2 में हो रहा है, यानी Fe अगर Fe+2 में हो रहा है यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये और लिबरेट कर रहा होगा, और +2 है यानी कि एक्वस होगा, कोई भी चार्ज लगी है तो एक्वस स्टेट होगी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, Fes, और ये सॉलिड है और दूसरा वाला एक्वस है तो Fe+2 इस तरीके से बीच में लिखेंगे। और कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, Ag यहाँ पर +1 है, वो क्या Ag में हो रहा है, तो Ag+1 Ag में हो रहा है, तो Ag प्लस में है तो एक्वस होगा और Ag सॉलिड है, और फिर दोनों को मिला देंगे बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा के। तो ये एनोडिक था, एनोडिक सॉल्ट ब्रिज, और फिर ये कैथोडिक वाला रिएक्शन लिख देंगे। फिर यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि साथ में अगर H2 अकेला है तो उसके साथ हम लोग Pt लिखते हैं, Pt यानी प्लैटिनम, क्योंकि H2 अकेले रिएक्ट नहीं करता, उसके साथ प्लैटिनम भी रिएक्ट करता है। तो अगर आपको नहीं भी गिवन हो तो H2 के साथ आपको प्लैटिनम लिखना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड आपने ये जान लिया, इसके अंदर क्या है, कुछ सॉल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोड किस चीज का है, जिंक का है, और इसके अंदर सॉल्यूशन किस चीज का है, ZnSO4 का है। तो यहाँ पर जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा किसमें, Zn2+ में, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है ना, अंदर के साइड पे नेगेटिव का चार्ज डेवलप होता है और बाहर की साइड में पॉजिटिव का चार्ज, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हो जाती है डबल लेयर, यानी डबल लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो रही है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक सेल के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ई ऑफ सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है दैट इज ऑफ 2 टाइप, एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल होता है, यानी कि उसको क्या लिखते हैं, E0OP। E0 क्यों लगा रहे हैं, E0 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड लिया है हमने, और यहाँ पर देखिए E0 यहाँ पर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर भी हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया है। बिना स्टैंडर्ड के हम लोग EOP या फिर ERP लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। तो यहाँ पर एक और चीज जिसमें बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड दैट इज कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, यानी कि किसी का पोटेंशियल रिड्यूस करने का बढ़ रहा है, इसका मतलब वो रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन कर रहा है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि अगर किसी का आरपी यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है, यानी कि उसका पोटेंशियल किसी चीज को रिड्यूस करने का घट रहा है, यानी वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन कर रहा है यानी कि क्या हो रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये है एक इंपॉर्टेंट चीज। और इसी का वाइस वर्सा, यानी कि अगर E0OP यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी उसका ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल बढ़ रहा है, जिसका मतलब वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट। इस तरीके से सेम चीज का वाइस वर्सा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, वही डिसाइड करता है कि कोई चीज रिड्यूस करेगा या ऑक्सीडाइज करेगा। यहां तो हमने जान ही लिया। अब देखिए जैसे Zn जो है वो रिड्यूस हुआ Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में, को सेल रिप्रेजेंटेशन करना सिखाया है। तो Zn और Zn2+ है, इसका वैल्यू गिवन है दैट इज 0.5 वोल्ट। दिस इज नॉट एक्चुअल वैल्यू, बस ये गिवन है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। एंड ये क्या है, एग्जांपल है बेसिकली। तो Zn2+
2 प्लस से अगर Zn बन रहा है तो आप देखिए यहाँ पर 2 प्लस से Zn बन रहा है, यानी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, माइनस 0.5 वोल्ट का होगा रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि OP वाला क्या होता है, RP के नेगेटिव यानी कि उल्टा होता है। तो अगर ये है 0.5 वोल्ट तो ये क्या होगा, माइनस 0.5 वोल्ट। ओके, EMF क्या होता है, EMF होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट, और ये पोटेंशियल डिफरेंस इन अ ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग EMF कहते हैं। EMF क्या होता है, E नॉट ऑफ सेल, या फिर उसको क्या बोलते हैं EMF, जिसका मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को हम लोग जोड़ के यानी E नॉट ऑफ सेल बना रहे हैं, यानी EMF इसको भी कहते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि ये वाला चीज जो है वो एक दूसरे के नेगेटिव होता है। तो क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड यही फॉर्म मोस्टली प्रोबेबली यूज होती है, दैट इज E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एंड E नॉट ऑफ सेल हम लोग और भी कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, जहां पर E नॉट ऑफ यानी कि स्टैंडर्ड E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी एनोड का माइनस में E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का होता है। तो ये स्टैंडर्ड सब चीजें स्टैंडर्ड के बारे में बता रही थी। ये स्टैंडर्ड हमने इसलिए लिया क्योंकि देखिए फैक्टर्स जो इफेक्ट कर दे रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर्स और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये सारे फैक्टर्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट कर दे रहे हैं, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया जिसको हम लोग E नॉट से दर्शाते हैं। E नॉट क्या है, जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कंसंट्रेशन 1 मोलर लेना है इलेक्ट्रोलाइट का, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन लेंगे, और प्रेशर कितना लेंगे 1 atm, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर हर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड होता है उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और एक फिक्स्ड वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, यानी कि हर एलिमेंट की डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, यानी कि इस वैल्यू पे कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो लोग जनरेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब टू एज्यूम कि क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का, क्योंकि हमने जाना कि सबका अलग अलग होता है, तो क्या होता है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यही है SHE, यानी कि हम एक पहले तो एक रेफरेंस लेंगे, किसी चीज को भी डिटरमाइन करना है तो हम एक रेफरेंस लेंगे, और रेफरेंस हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का लिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले स्टैंडर्ड कंडीशंस लगाए, सबसे पहले 1 मोल लिया, 1 बार का प्रेशर ले लिया, हाइड्रोजन के साथ हमने किया ताकि एक रेफरेंस हमें मिल सके। जब रेफरेंस हमने ये सब चीजें कर ली तो ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इससे क्या हुआ, H+ जो है वो H2 यानी कि ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, इसको हमने 0 अज्यूम कर लिया कि रिडक्शन पोटेंशियल H का क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, और E नॉट अगर H2 से H+ बन रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको भी हमने अज्यूम कर लिया कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H का क्या है, 0 है। अब इसके बेसिस पे अब सारी चीजें निकलेंगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग चीजों का। तो हमने क्या किया, जैसे जिंक का फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, Zn2+ का यहाँ पर चीजें ले लेंगे, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट, ये जो Zn है ये है हमारा इलेक्ट्रोड, और ये वाला साइड है एनोड, ये वाला साइड है कैथोड। एनोड में ये सारी चीजें अटैच कर दी है, और कैथोड में हमने क्या लिया है, ये H वाला ही लिया है, SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है। क्यों, क्योंकि अभी हमें इसका वैल्यू पता है, तो इजीली इससे कंपेयर करके हम ये चीजें निकाल सकते हैं। तो एक तरफ जिस चीज का फाइंड आउट करना है वो लिया है, और दूसरी तरफ हमने जिसका फाइंड आउट करके अज्यूम करके निकाल रखा है वो चीज ली है। बीच में लगाया है सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ लगाया गैल्वेनोमीटर जो कि बताएगा कि करंट कितना है, और EMF भी यही बताता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या बताता है कि करंट जो है इस तरफ फ्लो कर रहा है, यानी कि ये H+ से किस तरफ जा रहा है, जिंक की तरफ, यानी कि कैथोड टू एनोड जा रहा है। और EMF मान लीजिए, यहाँ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जैसे EMF आ गया 0.4 वोल्ट का, तो यहाँ पर सब चीजें स्टैंडर्डाइज थी, तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड सेल है। ठीक है, तो अब देखिए ये हम जानते हैं कि EMF जो होता है वो ये चीजें मैंने आपको यहाँ बता रखी है, तो यही सेम चीज हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो EMF जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का आया दैट इज 0.4। ठीक है, तो कैथोड यानी कि क्या हो रहा है, H+ से H2 बन रहा है, और एनोड में क्या हो रहा है, Zn2+ से Zn बन रहा है। तो हमें क्या करना है, Zn का पता लगाना है। तो Zn का तो हमें नहीं पता है, लेकिन H+ और H2 का यहाँ पर हमने अज्यूम कर रखा है ना कि ये एक स्टैंडर्ड है जहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम चीजें यही पुट कर देंगे, दैट इज ये H वाले का तो 0 है, EMF तो यहाँ गैल्वेनोमीटर से आ गया है, दैट इज 0.4। तो यहाँ पर चीजें इस चीज के लिए निकल जाती है। इसीलिए वी कैन डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का। यहाँ तो जिंक ले लिया, अब आप दूसरा लेके यहाँ पर जो EMF आएगा इस फॉर्मूला में पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। तो ये किससे होता है, जब हम कंबाइन करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, यानी सब चीजें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही हो रही है। जब हम लोग कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर ये सब चीजों पे, और फिर और गैल्वेनोमीटर पे जब हम लोग EMF देखेंगे तब E नॉट ऑफ सेल इक्वल होगा E नॉट ऑफ कैथोड माइनस में E नॉट ऑफ एनोड के। तो इस तरीके से पुट करके हम किसी चीजों का भी निकाल सकते हैं। तो यही चीज गिवन है आपकी बुक में,
जो लोगों को आधे को तो समझ ही नहीं आता ये क्या होता है। तो ये वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही गिवन है 298 केल्विन, यानी कि क्या हो रहा है, ये एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और ये ऑर्डर है, अरेंजमेंट है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो गया उसको ऊपर रख दिया, जिसका कम होते जा रहा है उसको नीचे की तरफ लेते जा रहे हैं। तो आपको इतना चीजें तो याद नहीं करनी है, बस इतना ये बात याद रखना कि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। देखिए कि जो हाइड्रोजन का है वो कितना लिया है, इन्होंने 0 लिया है। तो यही चीज तो मैंने आपको बताई कि कितना अज्यूम कर लिया, स्टैंडर्ड यूज्यूम किया था H का 0। तो अब जो ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव में होगा, इसके नीचे जो रहेगा वो नेगेटिव में होगा। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपको आसानी से देखना है तो ये भी आप देख सकते हैं। क्या है इसका, क्या है 0 है पूरा, और इसके ऊपर वाला सारे पॉजिटिव है, इसके नीचे वाला सारा नेगेटिव है, और यहां से ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बढ़ते जा रहा है। ये चीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए डेल्टा जी के बारे में जानते हैं और फिर इसके बाद एक नर्नेस्ट इक्वेशन को बताते हैं कैसे होता है। तो डेल्टा जी का क्या होता है फॉर्मूला, -NFE। यहाँ N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल या इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड। F क्या है, यह है चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं 96500 कूलम में लिखते हैं। और ये E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए, स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए नहीं। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू के रहती तो E नॉट लगा रहता ऑब्वियसली। G क्या है, G है गिब्स फ्री एनर्जी। तो स्टैंडर्ड, अगर सब चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए तो स्टैंडर्ड इसका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू NFE नॉट। यानी कि अगर हम लोग G को स्टैंडर्डाइज करेंगे तो E यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो भी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला में ना तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्डाइज है और ना ही G स्टैंडर्डाइज है। तो वैसे ही अगर चीजें स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो अगर G को स्टैंडर्डाइज करेंगे तो E भी हो जाता है। वैसे अगर किसी सेल का गिब्स फ्री एनर्जी आप निकालेंगे तो E जो होगा वो सेल का लेंगे। अगर G जो है वो RP यानी रिडक्शन पोटेंशियल का निकालेंगे तो E जो होगा वो भी RP का लेंगे। और अगर G आप OP का निकालेंगे तो E जो है वो OP का लेंगे, और सारी चीजें सेम ही रहती हैं। अब देखिए क्या इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। तो डेल्टा G का फॉर्मूला आता है डेल्टा G नॉट प्लस में RT ln QC। अब यहाँ पर T क्या है, T है टेम्परेचर, डेल्टा G क्या है, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड, ठीक है, और डेल्टा G क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज। और QC क्या है, यह है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम जानते हैं कि डेल्टा G जो होता है वो -NFE के बराबर होता है, यहां भी मैंने आपको बताया। तो ये जो -NFE है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस में RT ln QC। तो ये जो डेल्टा G है ये क्या है, माइनस में NFE के बराबर है। तो डेल्टा G की जगह आप लिख देंगे -NFE इज इक्वल टू, यहाँ डेल्टा G नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं -NFE नॉट। तो यहाँ पर वही चीजें पुट करिए, -NFE नॉट प्लस में RT ln QC, और फिर सबको अगर आप डिवाइड करेंगे -NF से तो ये एक नर्नेस्ट इक्वेशन बनता है, दैट इज फॉर नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ देखिए E जो है इसके पास E नॉट नहीं लगा है, लेकिन जो अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही सॉल्व करते हैं। तो इसका वैल्यू आता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में RT ln QC डिवाइडेड बाई NF। और QC का मतलब बता दिया मैंने, रिएक्शन कोशेंट होता है। यहाँ पर क्या लेते हैं कुलम में, दैट इज 96500 कुलम लेते हैं। टेम्परेचर 298 केल्विन पे लेते हैं। R कितना लेते हैं, 8.314 पे लेते हैं। या फिर इसी सेम चीज को नॉनेस्ट इक्वेशन को आप क्या एक और चीज में लिख सकते हैं, ln के फॉर्म में है ना, तो आप इसको log के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर 0.095 log QC डिवाइडेड बाई R आता है। तो ये चीजें हैं नॉनेस्ट इक्वेशन के बारे में। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे QC जो होता है वो KC के इक्वल होता है। तो इक्विलिब्रियम मतलब डेल्टा G 0 है, और हम जानते हैं कि डेल्टा G इक्वल टू -NFE। अगर डेल्टा G ही 0 है तो मतलब E भी 0 हो गया। तो इसमें इक्विलिब्रियम पे E जो होता है वो 0 होता है, यानी E जो सेल का टोटल सेल का E भी निकलता है 0। जब आप यहाँ पुट करेंगे टोटल सेल का, ये जो हम लोग का फॉर्मूला आया इसमें E वाले पे अब हम 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करेंगे तो E नॉट इज इक्वल टू 0.06। 0.06 हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ देखिए 0.059 है ना, तो ये 9 को ड्रॉप करेंगे, और मैंने आपको बताया किस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। तो 0.06 लेंगे, तो यहाँ पर अब 0.06 log QC आएगा E नॉट की वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा कंसंट्रेशन सॉलिड का हमेशा 1 होता है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल की। कंसंट्रेशन सेल बहुत आसान है। जब हम लोग सेम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं सॉल्यूशन का, तब जो सेल बनता है उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। तो ये जो सेम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना, उसमें बस कंसंट्रेशन का डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं, इसमें देखिए इसमें दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन कंसंट्रेशन सेल में दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम होते हैं, बस कंसंट्रेशन में डिफरेंट होते हैं। यहाँ देखिए ZnSO4 हमने यहाँ लिया, यहाँ भी ZnSO4 लिया है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड लिया है वो है Zn, और यहाँ इलेक्ट्रोड लिया है Zn, इसको यहाँ पर मिला दिया और ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा
जाएगा, इसका जो ई नॉट ऑफ टोटल सेल होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है, लेकिन ई जो सेल का होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ई नॉट यानी एक स्टैंडर्ड पे, और स्टैंडर्ड वाली चीजें हमेशा 0 होती है, यानी ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जबकि ई अगर सेल का देखेंगे तो वो इक्वल नहीं आता है 0 के। अब देखिए, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में दो चीजें हो सकती है, या तो इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो सकती है या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है। यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में यहाँ पर इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन कुछ मोलर है और यहाँ पर C2 मोलर है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। मैंने आपको शुरू में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया था, दैट इज गैल्वेनिक सेल एंड देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल खत्म हो गया। गैल्वेनिक सेल का प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज गैल्वेनिक सेल का मैंने आपको वीडियो पार्ट 1 में बता दिया था। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, उसका क्या चीजें कैसे हम लोग अरेंज करते हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस वाले के लिए हम लोग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, जहां पर आप देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स एक ही सॉल्यूशन में होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, एक तरफ ऑक्सीडेशन होगी और जहां ऑक्सीडेशन होती है वहां प्लस का चार्ज बनेगा, और यहां पर रिडक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड बन जाता है। तो जहां ऑक्सीडेशन वहां एनोड और जहां रिडक्शन वहां कैथोड। इसीलिए यहां पर क्या होता है, कैथोड नेगेटिव होता है कि ये, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यहां पर चीजें चलती है। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को हमेशा ही ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वालिटेटिव में क्या होगा, हम स्टडी करेंगे पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो कि फॉर्म होंगे कैथोड और एनोड पे, जो कि अभी तक हम करते हैं। करेंगे अब अमाउंट, मोल या वॉल्यूम को स्टडी करेंगे, जो कौन बताता है, फैराडे लॉ बताता है। तो फैराडे लॉ क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिट या लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पास हो रही है वो ही डिसाइड करती है कि अमाउंट ऑफ मास जो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड से, यानी कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे उतना ज्यादा डिपोजिशन या फिर लिबरेशन होगा, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो ये हमें पहला इक्वेशन मिला। अब यहाँ Z हमने क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना था, पुट किया। तो Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, और Q का आप जानते हैं फॉर्मूला होता है IT। तो यहाँ Q की जगह हम क्या लिखेंगे, I&T लिखेंगे। तो यहाँ क्या लेंगे, 96500 कूलम लेंगे, और W क्या है, इक्विवेलेंट मास है। तो यहाँ पर चीजें सॉल्व करके क्या आती है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्वल होता है Z इंटू में 96500 के बराबर। और अगर ग्राम इक्विवेलेंट में सेम चीजें अगर आप पुट करके करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट में Q डिवाइडेड बाय 96500 आता है। और सेकंड, गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ amount of different substance produced at electrode is directly proportional to their respective equivalent mass। यानी ये तीन चीजें हमने ली हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखे। इससे जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो W1 इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 ये वाले का, फिर वेट ऑफ ये वाले का, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, वेट ऑफ इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, वेट ऑफ ये वाले का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, क्या होगा, तीनों के लिए इक्वल होगा। और इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं दोनों को कंबाइन करके भी एक वीडियो डाल दूं, बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक में डाल दूं। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। तो दिस वाज इट फॉर दिस चैप्टर। इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो डू चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो।